नमस्कार। आज आर्थिक ज्ञान में एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करते हैं जो अर्थशास्त्र पढ़े बच्चों के साथ साथ सामान्य ज्ञान में रुचि रखने वाले बच्चों और साथ साथ में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। आज बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के 67 वर्षों के विकास की गाथा के बारे में। 1947 में देश आजाद हुआ, 1950 में संविधान भी लागू हो गया और उस समय देश के नीति नियंताओं के सामने एक ऐसी अर्थव्यवस्था थी जो गतिहीन थी, पिछड़ी हुई थी और उसकी स्थिति बहुत दयनीय थी। चाहे प्राथमिक क्षेत्र हो, द्वितीय क्षेत्र हो या तृतीय क्षेत्र हो, देश की स्थिति उस समय बहुत ही खराब थी और देश को विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करना था। तो उस समय देश के नीति नियंताओं ने तय किया कि भारत में आर्थिक नियोजन को लागू किया जाए और देश में शुरू की गई पंचवर्षीय योजनाएं। उस समय पंचवर्षीय योजनाओं को लेने का विचार तत्कालीन सोवियत संघ देश से आया, क्योंकि सोवियत संघ ने बहुत कम समय में लंबी अवधि की योजनाओं को चलाकर त्वरित गति से विकास किया था। तो आइए आज की वीडियो में समझते हैं कि आर्थिक नियोजन क्या है और पंचवर्षीय योजनाएं 1950 से 2017 के बीच में किस प्रकार से चली। तो आइए सबसे पहले समझते हैं योजना को। किसी देश में जो उपलब्ध संसाधन होते हैं वो बहुत सीमित होते हैं, बहुत कम होते हैं, दुर्लभ होते हैं और देश के सामने चुनौतियां बहुत अधिक होती हैं, यानी सामाजिक आर्थिक रूप से बहुत विकास करना होता है। चूंकि भारत में आधारभूत संरचनाएं बहुत कम थी, तो इसलिए देश का आर्थिक विकास तेजी से कैसे हो, इसके लिए इन संसाधनों का बहुत बेहतरीन तरीके से प्रयोग करना सुनिश्चित किया गया। अर्थात देश में उपलब्ध संसाधनों का किस प्रकार से प्रयोग किया जाए ताकि निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हो सके, उन लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके और आर्थिक विकास को गति दी जा सके। अब समझते हैं आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन से तात्पर्य है विकास की ऐसी रणनीति बनाना जिससे पूरे निर्धारित बहुउद्देशीय लक्ष्यों को सीमित संसाधनों के बल पर एक निश्चित समयावधि में प्राप्त किया जा सके। अब योजना क्यों बनाई जाती है? योजना इसलिए बनाई जाती है ताकि समृद्धि हो सके, विकास हो सके, आधुनिकीकरण हो सके, उसके अलावा रोजगार प्राप्त हो सके, गरीबी दूर हो सके, आधारभूत संरचनाएं बन सके और साथ साथ में आत्मनिर्भर देश बन सके। तो इन विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उस समय आर्थिक नियोजन को अपनाया गया। आर्थिक नियोजन को अपनाने के लिए सबसे पहले किया गया केंद्रीय योजना आयोग का गठन। नियोगी समिति की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई। प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं और इसमें एक उपाध्यक्ष होते हैं जो मुख्यतः इसके कामकाज को देखते हैं। अब जो योजना आयोग है उसका काम होता था देश के लिए पंचवर्षीय योजनाओं को बनाना और उन्हें लागू करवाना। अब योजनाओं को बनाने और लागू करने का काम तो योजना आयोग के पास था, लेकिन इसकी मॉनिटरिंग कौन करे, इसके लिए बनाई गई राष्ट्रीय विकास परिषद। तो 6 अगस्त 1952 को भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई। इनके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और इसमें देश के कैबिनेट के मंत्रियों के अतिरिक्त विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं। कुल मिलाकर इसको एक सुपर कैबिनेट कहा जाता था। अब जो राष्ट्रीय विकास परिषद है उसका क्या काम होता है? उसका काम होता है देश में जो पंचवर्षीय योजनाएं योजना आयोग ने बनाई हैं उन पंचवर्षीय योजनाओं को पास करना या उनका अनुमोदन करना और उसकी मॉनिटरिंग करना। अर्थात जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं वो सही रूप में वो लागू हो रही है, नहीं हो रही है, सही रूप में काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसके लिए विभिन्न प्रकार के क्या पैरामीटर्स हैं उनको देखने का सारा काम राष्ट्रीय विकास परिषद का है। अब 2015 तक यानी 31 दिसंबर 2014 तक योजना आयोग वो रहा और 1 जनवरी 2015 को इसका स्थान ले लिया नीति आयोग ने। NITI नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी आधुनिक भारत की में जो विकास संबंधी चुनौतियां हैं उन चुनौतियों को और बेहतर तरीके से हल किया जाए, देश के विकास को और बेहतर तरीके से बल मिले और आगे हम बेहतर तरीके से बढ़े, आधुनिक रूप में आत्मनिर्भर बन सके, इसके लिए नीति आयोग का गठन किया गया। फिर से याद दिला दूं 1 जनवरी 2015 को। अब नीति आयोग में जो इसके अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं और
प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त एक विशेषज्ञ इनके नीति आयोग के उपाध्यक्ष होते हैं। भारत में 1950 में जब योजना आयोग का गठन हुआ तो उसके बाद पहली पंचवर्षीय योजना का निर्माण हुआ और पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई 1 अप्रैल 1951 को। यहां पर एक बात याद रखने की है कि कोई भी वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक होता है। एक वित्तीय वर्ष को हम 1 अप्रैल, जैसे माना मैं 2020-21 की बात करूं तो 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक एक वित्तीय वर्ष हुआ। अब चूंकि पंचवर्षीय योजना है, 5 साल का है, तो पहली पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वो था 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक। चलिए शुरू करते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना से। हम इसमें देखेंगे कि योजना की अवधि क्या थी, योजना का मॉडल कौन सा था, क्या क्या प्राथमिकताएं थी और देश को क्या क्या उपलब्धियां इस पंचवर्षीय योजना यानी इन 5 सालों में प्राप्त हुए और उसके अलावा क्या विकास दर का लक्ष्य रखा गया था और कितनी प्राप्ति हुई। सबसे पहले प्रथम पंचवर्षीय योजना की। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से लागू हुई और 31 मार्च 1956 तक रही। यह जो मॉडल था वो मॉडल था हेरोड डोमर मॉडल और प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो प्राथमिकता थी वो थी कृषि विकास की। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि कृषि विकास यानी प्राथमिक क्षेत्रों पर मुख्यतः फोकस इस पंचवर्षीय योजना में दिया गया। तो इस दौरान जो मुख्य उपलब्धियां थी वो थी भाखड़ा नांगल जो बहुउद्देशीय परियोजना है, हीराकुंड बांध बना, दामोदर घाटी और भी अन्य विभिन्न प्रकार की बहुउद्देशीय योजनाएं शुरू हुई और इससे प्राथमिक क्षेत्र में बहुत विकास को बल मिला क्योंकि इन योजनाओं के द्वारा बहुत सारी जो कृषि भूमि है वो सिंचाई के साधन उसमें उपलब्ध हो सके। इसके अलावा बिजली की आपूर्ति बढ़ी। तो ये सब प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं की उपलब्धियां थी। इसके अलावा यूजीसी की स्थापना हुई 1953 में प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान। प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो लक्ष्य रखा गया था वो 2.1% विकास दर जो रखी गई थी कि इतना लक्ष्य 2.1% हम विकास दर को हासिल करें और हमने जो हासिल की वो की 3.6%। कुल मिलाकर यह पंचवर्षीय योजना कामयाब कही जाएगी क्योंकि हमने विकास का जो लक्ष्य रखा था उससे हमने अधिक प्राप्ति किया। अब बात करते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना को। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो कि 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक चली। यह पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। महालनोबिस ने इस पंचवर्षीय योजना को उन्होंने इसका प्रस्ताव तैयार किया था और यह मुख्यतः भारी औद्योगिक विकास पर आधारित थी। अर्थात इसमें जो प्राथमिकता थी वो औद्योगिक विकास को, उसमें भी मुख्यतः आधारभूत जो उद्योग हैं उनके विकास पर बल दिया गया। तो इसमें जो उपलब्धियां रही वो रही जो इस्पात संयंत्रों की स्थापना, यानी बड़े बड़े लोहा इस्पात के जो कारखाने उस समय जो सरकारी क्षेत्र के विशेषतः बने सार्वजनिक क्षेत्र के, वो भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर जो इस्पात संयंत्र है उनकी स्थापना हुई और भारत सहायता क्लब की भी स्थापना इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई। 4.2 का लक्ष्य हमने हासिल किया जबकि लक्ष्य रखा था 4.5 का, थोड़ा सा पीछे रहे। लेकिन इस दौरान भारत में मुख्यतः जो बड़े बड़े आर्थिक जो उद्योग धंधे थे वो भारत में आधारभूत उद्योग जिसे हम कहते हैं उनकी स्थापना की गई और वो भविष्य के लिए भारतीय विकास में बहुत महत्वपूर्ण साबित हुए। अब हम बात करते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना की। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1961 से प्रारंभ होकर 31 मार्च 1966 तक चली। इस पंचवर्षीय योजना में जो मुख्यतः प्राथमिकता थी, जो मुख्य लक्ष्य रखा गया वह कृषि एवं उद्योग में आत्मनिर्भरता, यानी प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र दोनों को ही इसमें प्राथमिकता दी गई। अच्छा, इस पंचवर्षीय योजना की जो सबसे बड़ी खासियत थी वो थी कृषि में हरित क्रांति की शुरुआत। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। अच्छा, इसमें जो विकास का लक्ष्य रखा गया था वो 5.6% का रखा गया और उपलब्धि हुई 2.8%। यानी विकास दर के लिहाज से यह पंचवर्षीय योजना सफल सिद्ध नहीं हो पाई। इस पंचवर्षीय योजना में
विकास दर इतने कम रहने के बहुत सारे कारण थे। उनमें से प्रमुख कारण 1962 का भारत चीन युद्ध, 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध और 1966 में भारत में बहुत बड़ा अकाल हुआ पड़ा था, यानी कुछ मिलाकर सूखा उस समय 1966 में बहुत बड़ा हुआ था। इन कारणों से तृतीय पंचवर्षीय योजना अपने विकास लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाई। अब बात करते हैं उससे आगे। उसके बाद 1966 से 1969 तक 3 साल की वार्षिक योजना आई और इस अवधि को कहा जाता है प्रथम योजना अवकाश, यानी पंचवर्षीय योजनाओं के बीच में अवकाश का टाइम, और वो था 3 वर्ष का 1966 से 1969 तक। इस दौरान 1968 में शिक्षा नीति भारत की आई। अब बात करते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना की। चतुर्थ जो पंचवर्षीय योजना थी वह 1 अप्रैल 1969 से शुरू होकर 31 मार्च 1974 तक चली। अब इस दौरान जो प्राथमिकता रखी गई वो रखी गई स्थिरता के साथ आर्थिक विकास एवं आत्मनिर्भरता, कृषि एवं सिंचाई और सामाजिक न्याय। उस दौरान जो उपलब्धियां हुई, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, यानी भारत में जो बैंक थे वह जो निजी बैंक थे वह उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, यानी वो सार्वजनिक बैंकों में बदल दिए गए। यह चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही 1969 में हुआ। इसके अलावा इसरो की स्थापना भी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और एक बहुत बड़ी बात है, चूंकि हरित क्रांति की शुरुआत तृतीय पंचवर्षीय योजना में हो गई थी, लेकिन उसका असली जो फायदा, असली असर विकास दर में देखने को मिला वो मिला चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। और सारी पंचवर्षीय योजनाओं में जो सर्वाधिक कृषि विकास दर रही वह रही चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। यद्यपि 5.7 के विकास दर के लक्ष्य के साथ ही पंचवर्षीय योजना शुरू की गई और उपलब्धि हुई 3.4, यानी कुल मिलाकर उद्योग और सेवा क्षेत्र की विकास दर कम रही, लेकिन कृषि क्षेत्र की विकास दर अच्छी रही। उसके बावजूद भी जो लक्ष्य था उसको हासिल नहीं हो पाया। अब बात करते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना की। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1974 से स्टार्ट हुई और यह 31 मार्च 1978 को समाप्त होगी। अब यहां पर एक बात गौर करने की है कि यह पंचवर्षीय योजना केवल 4 साल चली। इसका बहुत बड़ा कारण था कि उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार, चूंकि योजना को शुरू करते समय उनकी सरकार थी और 1978 में जनता पार्टी सरकार आ गई, तो उन्होंने पंचवर्षीय योजना को 4 साल बाद ही समाप्त कर दिया उस समय। तो यह पंचवर्षीय योजना केवल 4 साल ही चली और इस पंचवर्षीय योजना के समय गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता को सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में रखा गया और एक नारा भी दिया गया, गरीबी हटाओ नारा। और इसकी उपलब्धियां थी कि गरीबी हटाओ अभियान चलाया गया और 20 सूत्री कार्यक्रम, जो उसमें का प्रसिद्ध कार्यक्रम था 1975 में, यह भी पांचवी पंचवर्षीय योजना में ही हुआ। तो कुल मिलाकर पांचवी पंचवर्षीय योजना में क्योंकि सरकार बदली इसलिए यह 4 साल चली और जो 4.4 का जो लक्ष्य रखा गया था उसी के आसपास 4.5 का जो प्राप्त विकास दर की हुई, यानी पंचवर्षीय योजना कामयाब रही। उसके बाद जनता पार्टी सरकार आई और जनता पार्टी सरकार के दौरान एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं जो खास तौर पर गरीब अर्थव्यवस्थाओं के लिए, पिछड़े देशों के लिए एक रोलिंग प्लान या अनुवर्त योजना को उन्होंने दिया था जिससे कि देशों का तेजी से विकास हो सके। तो उस समय की जनता पार्टी सरकार ने रोलिंग प्लान या अनुवर्त योजना जो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री गुन्नार मेडल की थी उसको स्वीकार किया और उसको लागू भी किया। लेकिन फिर 1980 में सरकार बदल गई तो 1978 से 1983 के बीच की जो पंचवर्षीय योजना जो उस समय की जनता पार्टी सरकार ने
उसको शुरू किया था, तो उसको फिर 1980 में रोक दिया गया। तो इसलिए 78 से 80 तक, यानी 1978 से 1980 तक के 2 साल का जो समयावधि थी वो फिर योजना अवकाश हो गया, और द्वितीय जो योजना अवकाश 1978 से 1980। 1980 में फिर चुनाव होते हैं और इंदिरा गांधी के नेतृत्व में फिर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतती है। तो फिर अगली पंचवर्षीय योजना शुरू होती है 1980 से, और यह छठी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1980 से शुरू होकर 31 मार्च 1985 तक यह पंचवर्षीय योजना चलती है। इसमें जो प्राथमिकताएं थी वह थी गरीबी निवारण, आर्थिक विकास, आधुनिकीकरण एवं आत्मनिर्भरता। अब ये सब आप देख रहे होंगे कि शुरू में कृषि, फिर उद्योग, और उसके बाद दोनों, और फिर धीरे धीरे सामाजिक न्याय, और फिर हम गरीबी उन्मूलन, और फिर हम आत्मनिर्भरता की ओर इन्हीं पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से आगे को बढ़ रहे थे। तो छठी पंचवर्षीय योजना में जो प्राथमिकताएं थी वो मैंने आपको गिनाई। इसके बाद अब बात करते हैं उसकी उपलब्धियों पर। छठी पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण बेरोजगारी एवं गरीबी निवारण संबंधी बहुत सारी योजनाएं चलाएगी, जिनमें से कुछ का मैं नाम लूंगा। ट्राइसम योजना थी, IRDP योजना, NREP आदि बहुत प्रकार की योजनाएं उस समय मुख्यतः गरीबी उन्मूलन के लिए और जो बेरोजगारी को दूर करने के लिए, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक रोजगार सृजन हो इसलिए चलाई गई। और इसी पंचवर्षीय योजना में 1982 में नाबार्ड की भी स्थापना हुई। यह भी छठी पंचवर्षीय योजना में हुआ। 5.7 का विकास दर प्राप्त किया, जबकि लक्ष्य था 5.2 का, यानी कुल मिलाकर योजना सफल रही। अब बात करते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना की। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1985 से शुरू होकर 31 मार्च 1990 तक चली। इस पंचवर्षीय योजना में जो मॉडल था वह मॉडल था जॉन डब्ल्यू मिलर की मॉडल पर आधारित यह पंचवर्षीय योजना थी। इसमें जो मुख्यतः प्राथमिकताएं थी वो थी रोजगार, शिक्षा और जन स्वास्थ्य। भोजन, काम और उत्पादन का नारा इसी पंचवर्षीय योजना का है। अब इसमें उपलब्धियां क्या रही इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। गरीबी की माप पहली बार वह इसी पंचवर्षीय योजना में इसकी शुरुआत हुई, गरीबी की माप करने की। जवाहर रोजगार योजना JRY, इसकी शुरुआत इसी पंचवर्षीय योजना में हुई। नई शिक्षा नीति 1986 में लागू हुई। इसके अलावा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जो मुक्त विश्वविद्यालय IGNOU की स्थापना भी 1985 में इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई। कुल मिलाकर लक्ष्य रखा था 5% का, और उपलब्धि 6% की रही प्राप्ति। तो इसका मायने ये हुआ कि पंचवर्षीय योजना सफल रही। अब बात करते हैं 1990 से 92 के बीच। 1990 से 92 के बीच 2 साल की एक साल की योजनाएं आई, जिसे हम तृतीय योजना अवकाश कहते हैं, और यह आखिरी योजना अवकाश था। यानी 3 योजना अवकाश पूरी 12 पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान आए। पहला 1966 से 1969 के बीच 3 वर्ष का योजना अवकाश, 3 वार्षिक योजनाएं। फिर 1978 से 1980 के बीच 2 वर्ष का योजना अवकाश, 2 वार्षिक योजनाएं। फिर 1990 से 1992 के बीच 2 वर्ष का योजना अवकाश, यानी 2 वार्षिक योजनाएं। अब इस दौरान एक महत्वपूर्ण जो है आर्थिक क्षेत्र में घटनाक्रम भारत में हुआ, और उस समय 1991 में भारत में आर्थिक सुधार लागू हुए। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि 1991 का साल भारतीय अर्थव्यवस्था या भारतीय आर्थिक क्षेत्र में एक क्रांतिकारी वर्ष रहा। तो ये तृतीय योजना अवकाश था। उसके बाद अगला है 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1992 से शुरू हुई और 31 मार्च 1997 तक चली। और इस पंचवर्षीय योजना में जो प्राथमिकता थी वो थी रोजगार वृद्धि, आधुनिकीकरण एवं आत्मनिर्भरता। अब इसके सापेक्ष उपलब्धियां क्या क्या रही? उस दौरान आर्थिक सुधार लागू हुए, और आर्थिक सुधारों में मुख्यतः LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यह सिस्टम लागू हुआ। जैसे हम कहते हैं
उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इस पर मैं एक अलग से वीडियो इसके बाद बनाऊंगा, क्योंकि यह भी एक प्रमुख आर्थिक विषय है। यह लागू हुआ और प्रधानमंत्री रोजगार योजना PMRY वो इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू हुई। और जो विकास दर का लक्ष्य था वो 6% का था और उपलब्धि रही 6.8%। कुल मिलाकर यह पंचवर्षीय योजना भी विकास दर के लिहाज से कामयाबी मानी जाएगी। अब बात करते हैं नवी पंचवर्षीय योजना की। नवी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1997 से शुरू होकर 31 मार्च सन 2002 तक चली। और इस पंचवर्षीय योजना में जो प्राथमिकताएं रखी गई वो रखी गई मानव विकास के साथ साथ न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता की। अब चूंकि 1947 में देश आजाद हुआ और 1997 का साल 50 साल भारत को आजादी के हो गए थे, तो स्वर्ण जयंती का वो काल था भारत में। तो इसलिए उस समय भारत में विभिन्न प्रकार की योजनाएं उसमें चलाई गई। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इस प्रकार से स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जैसे उस समय विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं थी चलाई गई। और यह आजादी की स्वर्ण जयंती के अवसर पर मुख्यतः चलाए गए थे। उस समय का जो विकास दर का लक्ष्य रखा गया था नवी पंचवर्षीय योजना में, वो रखा गया था 6.5 और जो उपलब्धि रही वो रही 5.5, यानी लगभग थोड़ा सा कम रही, लेकिन उस दौरान काफी आधारभूत संरचनाओं का विकास हुआ। अब बात करते हैं उसके बाद 10वीं पंचवर्षीय योजना की। 10वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल सन 2002 से स्टार्ट होकर 31 मार्च सन 2007 तक चली। और इस पंचवर्षीय योजना में जो प्राथमिकताएं रखी गई वो रखी गई गरीबी एवं बेरोजगारी दूर करना और 10 वर्षों में यानी अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगुना करना। यह इस पंचवर्षीय योजना की प्राथमिक लक्ष्य थे, प्राथमिकताएं थी। और इसमें जो उपलब्धियां थी, मुख्यतः योजनाएं जो थी वो थी नरेगा, जिसका वर्तमान नाम मनरेगा है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। यह सन 2005 में इसकी शुरुआत हुई। इसी पंचवर्षीय योजना में राजीव आवास योजना की शुरुआत हुई, आम आदमी बीमा योजना की शुरुआत हुई और एक महत्वपूर्ण चीज RTI यानी सूचना अधिकार अधिनियम 2005 में ये भी लागू हुआ। और इस पंचवर्षीय योजना में जो विकास दर का लक्ष्य वो 8% का था और जो प्राप्ति हुई वो 7.7% की हुई। कुल मिलाकर आंकड़ों के लिहाज से ठीक ठाक योजना रही, यद्यपि विकास की दर पूरी तो नहीं लेकिन उसके आसपास हम रहे। फिर अगली बात करते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना की। और 11वीं पंचवर्षीय योजना शुरू हुई 1 अप्रैल सन 2007 से और यह चली 31 मार्च सन 2012 तक। इसमें इसकी प्राथमिकताओं में इस पंचवर्षीय योजना में था तीव्रतम एवं समावेशी विकास। और इस दौरान जो उपलब्धियां थी वो उपलब्धियां थी प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, उच्चतम विकास दर प्राप्ति और RTE 2010 से लागू हुआ शिक्षा का अधिकार अधिनियम। इसमें एक जो मुख्य चीज यहाँ पर समझने की वो ये है कि जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं चली 1951 में 1 अप्रैल 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर आखिरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक चली, यानी कुल 12 पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान जो सबसे ऊंची विकास दर जो हमने प्राप्त की वो की 11वीं पंचवर्षीय योजना में और वह हमने जो प्राप्त की वह की 7.9%। यद्यपि लक्ष्य 9 का था लेकिन सबसे ज्यादा हमने विकास दर इसी पंचवर्षीय योजना में प्राप्त की। अब हम बात करेंगे आखिरी यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। यह 1 अप्रैल सन 2012 से शुरू हुई और 31 मार्च सन 2017 तक चली। और इस पंचवर्षीय योजना में तीव्र, अधिक समावेशी और धारणी विकास की प्राथमिकता में थे। और इस दौरान चूंकि बहुत बार आप देख रहे होंगे कि बीच बीच में चीजों में परिवर्तन आता जा रहा है। ये विकास के क्रम में शुरू में हम कृषि से शुरू होकर, उद्योगों से शुरू होकर, फिर कृषि उद्योग, फिर हम आत्मनिर्भरता की ओर, सामाजिक न्याय की ओर आते हैं और उसके बाद जो है हम
रोजगार, शिक्षा और जन स्वास्थ्य पर आते हैं, और हम फिर रोजगार पे, आधुनिकीकरण पर आते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे हम प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने पर आते हैं, और फिर हम आ जाते हैं समावेशी विकास पे और धारणीय विकास पे। यानी विकास के क्रम में नई नई जो आज की चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों से निपटने और विकास को संसाधनों के सही यानी समुचित और उचित दोनों प्रयोग के साथ साथ विकास हम कैसे आगे को बढ़ें, ताकि भविष्य के लिए भी संसाधन भी मौजूद रहें और आने वाली पीढ़ियों के का विकास भी उतनी बेहतर तरीके से आए। तो उसी प्रकार हम आगे को बढ़ते रहे, धारणीय विकास तक पहुंचे। और सबसे बड़ा जो इसमें इस पंचवर्षीय योजना के अंदर उपलब्धि जो हुई, वो एक तो नीति आयोग की स्थापना हुई, इसके बारे में मैंने शुरू में चर्चा की थी, और उसके अलावा आर्थिक सुधारों में और प्रगति हुई। इस दौरान मुद्रा योजना, नोटबंदी और जनधन योजना जैसी चीजें भी आई। तो ये था पंचवर्षीय योजना और आर्थिक नियोजन पर आज का टॉपिक। और एक बात इसको जरा सारांश में आपके सामने फिर प्रस्तुत करता हूं। तो सबसे पहले योजना इस बात की व्याख्या करती है कि देश में उपलब्ध जो भी सीमित और दुर्लभ संसाधन है, उनका कैसे प्रयोग किया जाए ताकि निर्धारित लक्ष्यों को पूरा किया जा सके और देश के आर्थिक विकास को गति दी जा सके। यह है आर्थिक योजना। और उसके बाद जो आर्थिक नियोजन है, उससे तात्पर्य यह है कि देश में एक केंद्रीय नियोजन सत्ता द्वारा एक ऐसी व्यवस्था की जाती है, ऐसी रणनीति बनाई जाती है जिसमें पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को जो है प्राप्त करने के लिए देश के संसाधनों का कुशलतम प्रयोग सुनिश्चित किया जाता है। अब बात करते हैं कि योजना के लक्ष्य। योजना के लक्ष्य होते हैं आधुनिकीकरण, रोजगार, समृद्धि, विकास, आत्मनिर्भरता। ये योजना के लक्ष्य होते हैं और इसीलिए भारत ने योजना को अपनाया। अब योजना को भारत में आर्थिक नियोजन को लागू करने यानी पंचवर्षीय योजना को लागू करने के लिए योजना आयोग की स्थापना हुई। योजना आयोग की स्थापना हुई 15 मार्च 1950 को, और प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष होते हैं, और उसके अलावा अन्य सदस्य। इसी प्रकार से राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई, और यह जो पंचवर्षीय योजना उसकी मॉनिटरिंग के लिए समिति का इस परिषद का गठन किया गया। अब इस क्रम में पंचवर्षीय योजनाएं जब देश में बनी थी, इस दौरान बहुत सारी ऐसी समस्याएं भी आई, युद्ध आए, सूखा आया, अकाल आए, विभिन्न प्रकार की और चुनौतियां आई। तो उस क्रम में पंचवर्षीय योजना को कभी रोकना भी पड़ा, कभी पंचवर्षीय योजना में विकास दर उतनी हासिल भी नहीं हुई, और सरकारें भी बदली। उन सरकारों के बदलने से कितनी बार पंचवर्षीय योजना को रोककर नई योजनाओं को भी चलाया गया। और फिर 2015 में, जब 2014 में फिर सरकार बदली, 2015 में आधुनिक भारत के परिप्रेक्ष्य में और बेहतरीन विकास के लिए नीति आयोग का गठन किया गया। तो कुल मिलाकर कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं, 3 योजना अवकाश और 1 पंचवर्षीय योजना 4 साल की, उन्हीं 12 में शामिल। नाम पंचवर्षीय योजना लेकिन 4 साल की, और वो थी 1974 से 78 तक की 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो पंचवर्षीय योजना जो हमारे देश की थी, ये सब पंचवर्षीय योजना के द्वारा देश में काफी विकास हुआ। और मोटे मोटे तौर पर हम भारतीय जो अर्थव्यवस्था के विकास के क्रम को अगर देखें तो इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो आजादी के टाइम पर देश की अर्थव्यवस्था कैसी स्थिति में थी, फिर 1950 से लेकर 1990 तक की स्थिति क्या थी, फिर 1991 में जो आर्थिक सुधार लागू हुए उसके बाद की स्थिति भारत की क्या रही। तो ये 3 भागों में हम भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के क्रम को बांट सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो जो पंचवर्षीय योजना और भारत के आर्थिक नियोजन पर आधारित था। उम्मीद है इस वीडियो से आप सभी लोग लाभान्वित होंगे, और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथ साथ में अगर कहीं पर आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो या कहीं कोई कठिनाई हो रही हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। और साथ साथ में अगर जरूरत पड़ी तो मैं और वीडियो आपके लिए इससे संबंधित बनाऊंगा, और एक और नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होता हूं। और मैंने जैसा आपको वादा किया था कि LPG यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण पर एक वीडियो आपके लिए तुरंत ही बनाऊंगा। आप सभी को का बहुत बहुत धन्यवाद, और तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।